गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के समक्ष सेकेंड सेमेस्टर का जो पाठ था भेड़े और भेड़िए, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं से तात्पर्य पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में जान चुके हैं। आज हम लोग उस कहानी का अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य में व्यंग्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों पर बड़ा ही तीखा और करारा व्यंग्य किया है। उनके व्यंग्य बड़े ही रोचक, सरस और सटीक हैं। परसाई जी के द्वारा रचित व्यंग्यों को जब हम पढ़ते हैं तो एक क्षण तो आनंदित होते हैं, लेकिन यदि हम उस व्यंग्य पर यदि हम उनकी उन व्यंग्यात्मक बातों पर गंभीरता से विचार करें तो लगता है कि लेखक ने समाज के यथार्थ रूप को हमारे आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। प्रस्तुत कहानी भेड़े और भेड़िए परसाई जी की प्रमुख कहानियों में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी का अध्ययन करने के पहले हम लोग कहानी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। यदि हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर हम कहानी का सारांश नहीं समझ पाएंगे और कहानी को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, यह कहानी प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए लिखी गई है। इस कहानी में यह दिखाया गया है किस तरह प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में हमारे भ्रष्ट नेता जनता को मूर्ख बनाकर अपने स्वार्थों की सिद्धि करते हैं और जनता बार बार उन्हीं नेताओं में अपना विश्वास प्रकट करती है। बार बार वह उन्हीं नेताओं के द्वारा शोषित होती रहती है। तो आइए उस महत्वपूर्ण तथ्यों को पहले हम देखते हैं। कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पहला है, प्रस्तुत कहानी में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। किस पर व्यंग्य किया गया है? प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। डेमोक्रेसी पर व्यंग्य किया गया है। देखिए बच्चों, संसार की समस्त शासन व्यवस्थाओं में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था माना जाता है और लेखक ने इस कहानी में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है, कमियों को उजागर किया है और इस कहानी के माध्यम से वह पाठकों को यह सीख दिया है कि किस तरह हम लोग जब चुनाव का दिन करीब आता है तो हम लोग योग्य व्यक्ति को न चुनकर जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, बोली इत्यादि से ग्रसित होकर, इत्यादि से प्रभावित होकर व्यक्तियों का चयन करते हैं और किस तरह वे व्यक्ति हमारा शोषण करते हैं। एक तरह से पाठक को लेखक ने इस कहानी में यह समझाने का प्रयास किया है, परोक्ष रूप से यह बताने का कार्य किया है कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति का यदि हम चुनाव कर रहे हैं, किसी नेता इत्यादि को यदि हम चुन रहे हैं, तो हमें बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए, नहीं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो प्रस्तुत कहानी में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। कहानी में भेड़े जो है वे भोली भाली जनता का प्रतीक है, आम जनता का प्रतीक है। किस तरह लोग आम जनता को बेवकूफ बनाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि कर लेते हैं, किस तरह भ्रष्ट नेता आम जनता को बेवकूफ बनाकर, मूर्ख बनाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि कर लेते हैं, इस कहानी में दिखाया गया है। तो कहानी में भेड़े जो है भोली भाली जनता का प्रतीक है। इस कहानी में जो भेड़िए हैं वे भ्रष्ट नेताओं का प्रतीक है। बूढ़ा
अपना जीवन निर्वाह करते हैं और सदैव उनका जय जयकार करते रहते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का प्रतीक जो है बूढ़ा सियार है। बूढ़ा सियार इस कहानी में भ्रष्ट नेताओं के चापलूसों का प्रतीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि कहानी में कौन किसका प्रतीक है, तब तक आप कहानी का सारांश नहीं समझ पाएंगे। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य रहा जो मैंने आपके सम्मुख रखा, इसे आप जानते रहिए कौन किसका प्रतीक है। तो आइए कहानी का सारांश शुरू किया जाए। प्रस्तुत कहानी में यह दिखाया गया है कि एक वन प्रदेश के पशुओं को ऐसा लगता है कि वे इतने सभ्य हो गए हैं, अब उन्हें किसी अच्छी शासन व्यवस्था को अपनाना चाहिए। तो सर्वसम्मति से यह निर्णय होता है कि वन प्रदेश में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था को लागू किया जाए। भाई, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था को ही लागू क्यों किया जाए? उसका प्रमुख कारण यही है क्योंकि संसार की सभी प्रमुख शासन व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण या सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। तो इसलिए वन प्रदेश के जीवों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना की जाए। पशु समाज बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उन्हें लगा कि उनके सुख और समृद्धि का समय आ गया। जिस वन प्रदेश की कहानी का यह वर्णन लेखक ने किया है, उस वन प्रदेश में भेड़ों की संख्या बहुत अधिक है। भेड़ें जो निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयाल, ऐसे निर्दोष पशु जो घास को भी फूंक कर खाते हैं। भेड़ें इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न है, खुश है कि अब प्रजातंत्र की स्थापना हो जाएगी। हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर पंचायत में भेजेंगे, उनसे यह कानून बनवाएंगे, कोई किसी को मारे न, सताए न, सब जिए और जीने दे के सिद्धांत पर यह हमारा पशु समाज आधारित है। भेड़ें इस बात को सोचकर बहुत ही आनंदित हैं और वहीं जो भेड़िए इत्यादि इस वन प्रदेश के जो हिंसक जीव हैं वे निराश हैं। उन्हें लगता है कि उनका संकट समय आ गया है। उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि उस वन प्रदेश में भेड़ों की संख्या अधिक है और यदि भेड़ों ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर पंचायत में भेज दिया और उनके प्रतिनिधियों ने यदि ऐसा कानून बना दिया कि कोई किसी को मारे न, सताए न, तो आखिर वे खाएंगे क्या? क्या उन्हें घास चरना सीखना पड़ेगा? इस चीज को सोचकर भेड़िए उदास है और भेड़े प्रसन्न है। यानी प्रजातंत्र की स्थापना की बात को लेकर भेड़े प्रसन्न है और उसी चीज के कारण यहाँ भेड़िए उदास है। ज्यों-ज्यों चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, भेड़ों का उमंग बढ़ता जा रहा है, उनका उल्लास बढ़ता जा रहा है। उन्हें लगा कि बस जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजें जिससे वे हमारे हक में कानून बना दें, हमारा भय दूर हो जाए, हम सुखी हो जाए। और ज्यों-ज्यों चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही है, भेड़िए उदास होते जा रहे हैं। उनके उदासी का कारण भी वही है। उनके उदासी का कारण है कि यदि भेड़ों ने अपने प्रतिनिधियों को जीत कर पहुँचा दिया, जिताकर पंचायत में भेज दिया, वे हमारे खिलाफ कानून बना देंगे। हमारे खिलाफ से तात्पर्य कोई किसी को मारे न, ऐसा कानून बना देंगे, तो आखिर हम करेंगे क्या? हम खाएंगे। उसी समय एक बूढ़ा सियार अपने मालिक भेड़िए के पास आता है और कहता है कि मालिक, आजकल आप उदास रहते हैं, क्या बात है? हर भेड़िए के इर्द गिर्द 4-6 सियार होते हैं। जब भेड़िया अपना शिकार कर लेता है तो मांस में लगे, हड्डियों में लगे हुए मांस को वे कुतर कुतर कर खाते हैं और उनका गुणगान करते हैं, समय समय
उनकी जय जयकार करते हैं। तो इस तरह से वह बूढ़ा सियार बड़े ही गंभीरता से पूछता है कि आखिर आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी है, आप उदास क्यों हैं? तो वह भड़क जाता है, कहता तुझे मालूम नहीं है इस वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, अब हमारा राज तो गया। बूढ़ा सियार बनावटी हंसी हंसते हुए कहता है, माई बाप मैं क्या जानूं किसी सरकार, आप ही मेरे सरकार हैं, आपका दिया खाते हैं, आपका गुण गाते हैं, मैं किसी दूसरी सरकार को नहीं जानता। तब वह बिगड़ कर कहता है कि अब ऐसा समय आ गया है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, लेकिन वह जानकर अनजान बने रहने का नाटक करता है। भेड़िया उसे वन प्रदेश में होने वाले चुनाव के विषय में समझाता है, किस तरह प्रजातंत्र की स्थापना होने वाली है, क्या क्या होने वाला है। सारा चीज समझाने के बाद कहता है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो सियार कहता है मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। बूढ़ा सियार भेड़िए से कहता है कि सर्कस में भर्ती हो जाइए। तो भेड़िया कहता है वहां भी हमें कोई नहीं पूछता है, हम इतने बदनाम हैं कि कोई हमें सर्कस में भी नहीं लेता है। शेर और भालू को तो ले लेंगे, लेकिन हमें कोई पूछने वाला नहीं है। फिर कहता है कि अजायब घर में चले जाइए, किसी म्यूजियम इत्यादि में चले जाइए। अजायब घर का होता म्यूजियम। तो कहता है कि वहाँ भी अब इंसानों को रखा जाने लगा है, यहाँ इंसानों पर व्यंग किया गया है कि वहाँ अब मनुष्यों को रखा जाने लगा है, वहाँ हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अब वह ध्यान लगाने की मुद्रा में कुछ सोचता है, ध्यान लगाता है और कहता है कि यदि पंचायत में आप की विजय हो जाए तो, पंचायत के चुनाव में भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो भेड़िया चिढ़ जाता है, चिढ़कर बोलता है कैसी आसमानी बातें कर रहे हो। आसमानी बातें मतलब काल्पनिक, बेसिर पैर की बातें, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, जानते नहीं हो इस वन प्रदेश में भेड़े इत्यादि इनकी संख्या 90% है और भेड़िए जैसे जीवों की संख्या 10% है। तो हमारा बहुमत होना यह मतलब हमारी जाति का बहुमत नहीं हो सकता है। वो यही समझाना चाह रहा है कि इस वन प्रदेश में हमारी जाति अर्थात भेड़ियों की संख्या 10% है, भेड़े इत्यादि छोटे जीवों की संख्या 90% है। तो फिर क्या जिंदगी मौत को चुन सकती है? क्या भेड़े भेड़ियों को जिता सकते हैं? यह संभव ही नहीं। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो बूढ़ा सियार से ढांढस बताता है, किसे? भेड़िए, कि आप उदास मत होइए, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं कोई न कोई योजना बनाऊंगा, लेकिन हाँ जैसा कहूँगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा। अब भेड़िया भी क्या करे? अंततः उसने बूढ़े सियार को अपना गुरु मान लिया और आज्ञा पालन की शपथ लेता है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मुझे अर्थात मेरी जाति का बहुमत पंचायत के चुनाव में हो जाए। दूसरे दिन वह 3 रंगे हुए सियारों को लेकर आता है। एक को पीले रंग में रंगा है, एक को नीले रंग में, एक को हरे रंग कर लाता है। भेड़िया देखता है तो भी नहीं पहचान पाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, पूछता अरे ये कौन है? तो बताता है कि ये भी सियार है, मगर ये रंगे हुए सियार है जो आपकी सेवा करेंगे, आपका प्रचार करेंगे। तो भेड़िया कहता है कि इनकी बात को कौन मानेगा? ये तो समाज में वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है, बस समाज में
ये छल कपट के लिए वैसे ही बदनाम है, इनकी बात को कौन मानेगा। तब शियार उसे समझाता है कि मालिक आप बड़े भोले हैं, रूप रंग बदल लेने से तो इंसान बदल जाता है, फिर तो एक तुच्छ जीव है, शियार है। उसके बाद वह भेड़िए का भी रूप परिवर्तित कर देता है। रूप परिवर्तित कर देता है मतलब उसकी वेशभूषा भी बदल देता है, उसके मस्तक पर तिलक लगाता है, गले में कंठी पहना देता है, मुंह में घास का तिनका खोस देता है और कहता है कि आप पूरे संत हो गए हैं, हम लोग यहाँ से भेड़ों की सभा में चले गए। लेकिन उसने किसने, बूढ़े शियार ने भेड़िए को 3 बातें समझाई। पहला वह यह कहा कि कभी अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाइएगा, हर समय नीचे देखिएगा, कुछ बोलिएगा मत, नहीं तो सारा भेद पता चल जाएगा। और तीसरा कहता है कि वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम, किसी को मारकर मत खाइएगा, अर्थात वहाँ आप एकदम विनम्रता की मूर्ति बनकर रहिएगा। तो भेड़िया कहता है कि आखिर रंगे शियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे। तो बूढ़ा शियार समझाता है कि ये बड़े काम के हैं, सारा चुनाव प्रचार यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। ये जो पीला वाला है बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि है, लेखक है। नीला वाला नेता और पत्रकार है, हरा वाला धर्मगुरु है। उसके बाद कहता है कि बस करिए, अब यहाँ से चला जाए भेड़ों की सभा में। तो उसके बाद भेड़िया उसे रोकता है, कहता है जरा ठहरो। उसने बूढ़े शियार से कहा, कवि, लेखक, नेता, विचारक, पत्रकार ये अच्छे लोग होते हैं, मगर ये तीनों तो समझाता है, बात काट कर समझाता है कि ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं, अब चलिए देर मत करिए। वे लोग वहाँ से भेड़ों की एक सभा में जाते हैं। बूढ़े शियार ने पहले ही एक अफवाह फैला रखी है कि कुछ लोग यहाँ प्रचार करने के लिए आएंगे, स्वर्ग से कुछ लोग प्रचार करने के लिए आएंगे, स्वर्ग के कुछ व्यक्ति आएंगे। तो भेड़ें उस स्वर्गीय व्यक्तियों को, जो स्वर्ग के लोग हैं, उन्हें देखने के लिए एक जगह इकट्ठा हुई है। वहाँ वह भेड़िए को लेकर पहुँचता है। आगे आगे बूढ़ा शियार है, फिर उसके पीछे तीनों रंगे शियार हैं, बीच में वह भेड़िया है जिसके गले में कंठी, माथे पर तिलक, मुख में घास का तिनका है, धीरे धीरे सर नीचे करके चला आ रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो विनम्रता की मूर्ति। और वे लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ भेड़ें इकट्ठा हुई है। उसे देखते ही सारी भेड़ें चिल्ला उठती हैं, भागो भागो, यह भेड़िया है, भेड़िया है। तो बूढ़ा शियार समझाता है कि आप लोग डरिए मत, परेशान मत होइए। अब शियार संत हो गया है, उसका व्यवहार बदल गया है, उसका हृदय परिवर्तित हो गया है। 7 दिनों से घास खा रहे हैं, दिन रात भगवान का भजन कर रहे हैं, परोपकार में लगे हुए हैं, अपना पूरा जीवन परोपकार में ही अर्पित कर देना चाहते हैं। किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, किसी का रोआ तक नहीं छूते हैं। भेड़ों से इन्हें विशेष प्रेम है, इस जात में बहुत कष्ट सहे हैं, जिसको याद करके भेड़िया संत के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनकी भेड़िया जाति ने भेड़ों पर जो अत्याचार किया है, उसके विषय में सोचकर इनका माथा लज्जा से झुक जाता है। आज सुबह ही एक भेड़ के बच्चे के पैर में कांटा चुभ गया था, इसे इन्होंने अपने दांतों से निकाला, उसकी सेवा इत्यादि की। जब वह मर गया तो उसका अंतिम संस्कार इन्होंने किया। और इस तरह ये अपना पूरा जीवन भेड़ों के भलाई के लिए न्यौछावर कर दिए। अब ये अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। इनसे डरिए मत, आप इन्हें अपना भाई समझिए और सब मिलकर संत भेड़िया की जय बोलिए।
इस तरह वह बूढ़ा सियार भेड़ों को समझाता है। भेड़िया अभी तक उसी तरह गर्दन नीचे लटकाए हुए उस सभा में बैठा हुआ। अगल बगल मुलायम भेड़ों को देखकर उसके मुंह में लार आ रहा है, वह भटक जा रहा है, लेकिन वह सर लटकाकर बैठा हुआ है। बूढ़ा सियार भेड़ों को आगे समझाते हुए कहता है कि मैं इनसे निवेदन करता कि आपको कुछ कहते, लेकिन भावों की अधिकता के कारण इनका गला अवरुद्ध हो गया है, ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वह इसी क्रम में आगे बताता है कि ये 3 रंगीन प्राणी को देखिए, आप इन्हें नहीं पहचान पाएंगे, और पहचानेंगे भी तो कैसे पहचानेंगे? ये इस लोक के जीव हैं भी नहीं, ये स्वर्ग के देवता हैं, और आप लोगों को उपदेश देने के लिए इस पृथ्वी पर उतरे। इन तीनों रंगे हुए सियारों को लेकर आया है, बता रहा कि स्वर्ग के देवता हैं और आप लोगों को सदुपदेश देने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। ये पीले रंग का जो है विचारक है, लेखक है, नीले नेता हैं, स्वर्ग के पत्रकार हैं, हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। कवि कौन है? पीला। अब सियार है, उसे हुआ के अलावा कुछ आता ही नहीं है। स्वर्ग संगीत सुनाएंगे ऐसा बूढ़ा सियार को कह देता है। अब वह हुआ करता है तो भेड़ों की सभा के बीच बीच में जो बैठे हुए सियार हैं वे भी हुआ करने लगते हैं। तो इशारों में सबको वह शांत कराता है। उसे लगा कि अगर भेड़ों को पता चल जाएगा कि ये सियार है, तब तो सारी योजना चौपट हो गई। वह समझाता है, इशारों में समझाकर सबको चुप कराता है और बात को संभालता है और कहता है, भाई कबीर जी तो कोरस में गीत गाते, मतलब समूह में गाते, अकेले नहीं गाते। पर कुछ समझे आपको, मतलब इन्होंने जो कहा वो आपके समझ में आया? कैसे समझ सकते हैं? वह कभी कैसा जिसकी बात को सब समझ लें। तो वह बताता है कि इन्होंने क्या कहा। अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि कहेगा। कवि कह रहे हैं, अब समझा रहा है कि इन्होंने क्या कहा। कवि कह रहे हैं जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी, आप महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है, और रात्रि आपकी ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर, मतलब लाखों टुकड़े में विभाजित होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस क्षुद्र जीव का प्रणाम है। अर्थात वह भेड़ों को गुमराह कर रहा है, बहका फुसला रहा है और कह रहा है कि यह भेड़िया इस धरती पर परमात्मा का प्रतिबिंब है, रूप है। जिस तरह स्वर्ग में परमात्मा है, ठीक वैसे पृथ्वी पर यह भेड़िया है। वह भेड़ों को गुमराह कर रहा है। कौन? बूढ़ा। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, ये तो पीले रंग का सियार हो गया, नीले रंग का सियार कह रहा है कि निर्बलों की रक्षा बलवान करते हैं, भेड़े कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान हैं, इसलिए उनके हाथों में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाए। मतलब भेड़े अपने हितों को भेड़ियों के हाथों में समर्पित करके सौंप के निश्चिंत हो गए। वे भी तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जात के हो, तुम भेड़ व भेड़िया, कितना कम अंतर है। बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम होता है, खाता कोई और है, भेड़ों को हड्डियां लाकर इनके द्वार पर फेंक देता है और एक व्यर्थ में बदनाम होता है। इस तरह से वह नीला सियार भी भेड़ों को समझाता है। उसके बाद हरे सियार का नंबर आता है। हरा सियार समझाते हुए कहता है कि जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो दुख यहाँ भोगेगा वहाँ सुख
पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा। इस तरह से आप उन्हें वोट दीजिए, जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दीजिए। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, उन्हें प्रणाम करना। तो इस तरह से एक भेड़िए का नहीं, वन प्रदेश में सभी भेड़ियों का प्रचार होता है और भेड़ों को लग जाता है कि उनकी हित चिंतक, उनका हित रक्षक भेड़िए से अधिक इस वन प्रदेश में कोई नहीं। तो सभी भेड़िए को अपना प्रतिनिधि चुन लेती हैं और पंचायत के चुनाव में भेड़िए विजयी होते हैं, भेड़ियों का बहुमत हो जाता है और वे भेड़ों की हित रक्षा के लिए पहला कानून बनाते हैं कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। तो इस तरह से भेड़ों ने पंचायत के चुनाव में अपनी हित रक्षा के लिए गुमराह होकर, भ्रमित होकर भेड़िए को चुन लेती है और भेड़िए के द्वारा फिर वे प्रताड़ित की जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कहानी प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर व्यंग करते हुए लिखा गया है। ठीक इसी तरह से हमारे देश की भोली भाली जनता ऐसे रंगे हुए सियारों अर्थात बनावटी लोगों के द्वारा प्रभावित होती है, उनके बातों से प्रभावित होती है और ऐसे व्यक्तियों को लोकतंत्र में विजयी बनाती है, ऐसे लोगों को लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में स्थापित कर देती है जो अंततः उनका ही शोषण करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह पाठ का एक बृहद सारांश रहा जो मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। अब आप लोग लेखक का जीवन परिचय और कहानी का सारांश अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं अगले वीडियो में पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।